हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र के अध्याय 10 को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो देखते हैं अध्याय 10 में क्या है। मूल्यह्रास, प्रावधान एवं संचय दिया हुआ है। तो इसमें जो शब्दावली है, ठीक है, जो एक एक नंबर का मुख्य प्रश्न जो होता है ना, ये सारे प्रश्न हैं एक एक नंबर का। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो देखो, मूल्यह्रास किसे कहा जाता है, या इसी को हम घटौती कहते हैं। मूल्यह्रास का मतलब ही स्पष्ट है कि वो आपको घाटा दे रहा है ना, घाटा ही होगा। मूल्यह्रास मतलब किसी चीज़ में कमी होना, मतलब घाटा होना। ठीक है, तो देखो इसका परिभाषा क्या होता है। स्थायी संपत्तियों का निरंतर प्रयोग एवं अन्य किन्हीं कारणों से इनके मूल्य में आने वाली निरंतर या स्थायी कमी को ही क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो उच्चावन, उच्चावन मतलब वृद्धि होना। ठीक है, संपत्ति के मूल्य का बाजार मूल्य होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, उच्चावन। उच्चावन मतलब ऊपर नीचे, है ना। इसके बाद देखो अपचयन। अपचयन तो नवीन आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति का अनुपयोगी हो जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसके बाद है अपलेखन। अमूर्त संपत्ति जैसे पेटेंट, पेटेंट कराते हैं वाले, पेटेंट शब्द सुने हो ना। पेटेंट कब कराया जाता है, जैसे आप नए नए बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में कुछ नया आपने खोज किया है, तो उस खोज को क्या किया जाता है, पेटेंट कराया जाता है। ठीक है, तो ये वही पेटेंट शब्द है। ख्याति, फिर एकस्व व्यापार चिन्ह आदि को संपत्ति की गई या अपलेखित राशि। इसके बाद देखो नेक्स्ट है रिक्तीकरण। खदानों के रूप में जो संपत्ति होती है उनका खनिज पदार्थ निकालने पर खाली हो जाना क्या कहलाता है, रिक्तीकरण कहलाता है। अवशिष्ट मूल्य, ह्रास योग्य संपत्ति का उपयोग जीवन के अंत में बचे हुए संपत्ति के मूल्य को अवशिष्ट मूल्य कहते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे है उपयोगी जीवन वर्ष। उस अवधि से जिसमें ह्रास योग्य संपत्ति के उपयोग होने का अनुमान है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगी जीवन वर्ष कहते हैं। स्थायी किस्त पद्धति, इस पद्धति में ह्रास संपत्ति की मूल्य लागत पर लगाया जाता है तथा ह्रास की मात्रा प्रति वर्ष समान होती है। घटती किस्त पद्धति, संपत्ति खाते में प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर एक निश्चित दर से ह्रास काटने की पद्धति है। इसी को हम क्या कहते हैं, घटती किस्त पद्धति कहते हैं। इसके बाद देखो संपत्ति निस्तारण खाता। संपत्ति निस्तारण खाता, जब संपत्ति बेच दी जाती है तो बेची गई संपत्ति की लागत एक पृथक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है, जिसे संपत्ति निस्तारण खाता कहते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर से आगे मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास और अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा दिया है, तो इसको मैं आपको ज़्यादातर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो है हालांकि इम्पॉर्टेंट है पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मूल्यह्रास का अर्थ जो है शुरू में मैंने बता दिया है, तो इसको सिर्फ नाम बस पढ़ लो। मूल्यह्रास क्या होता है एक बार बता देता हूँ मैं आपको। देखो, कोई सामान है, प्रोडक्ट है, उसके मतलब जो सामान है उसमें निरंतर कमी हो रहा है या कमी आ रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। तो इसका परिभाषा आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना परिभाषा दिया है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो मूल्यह्रास के लक्षण या विशेषताएं। पहला क्या है, स्थायी संपत्ति से संबंध। मूल्यह्रास का संबंध केवल स्थायी संपत्ति से होता है, चल संपत्ति या अस्थायी संपत्तियों से नहीं होता है। ठीक है, ये पहली इसकी क्या है, लक्षण या विशेषताएं है। दूसरा, संपत्ति के मूल्य में लागत कमी। मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति के मूल्य में लगातार होने वाली कमी को प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बार बार स्थायी संपत्ति का, स्थायी संपत्ति का मतलब क्या है, आपके पास जो घर है, जो जमीन है, वो स्थायी संपत्ति है। ठीक है, वो आपका संपत्ति है, उसी को हम स्थायी कहते हैं। अस्थायी क्या होता है, जैसे हम किराया लेके रह रहे हैं, वो अस्थायी संपत्ति होता है। किसी या किराया की दुकान में रहते हैं, वो अस्थायी संपत्ति होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर देखो व्यापारिक व्यय। मूल्यह्रास अन्य व्ययों की तरह एक आवश्यक व्यय है जिसका लेखा एक व्यापारिक व्यय के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखो चौथा टॉपिक, पुस्तकीय मूल्य से संबंध। मूल्यह्रास का संबंध संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य से होता है, ना कि बाजार मूल्य से। फिर पांचवा है स्थायी कमी। मूल्यह्रास के कारण संपत्ति के मूल्य में स्थायी कमी आ जाती है जिसे पूरा करना असंभव है। इसके बाद 10.3 देख लेते हैं, मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण। तो इसके कारणों में पहला है निरंतर प्रयोग। स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग के कारण संपत्तियों के मूल्य
में स्थायी कमी आती है। यदि एक संपत्ति खरीदकर प्रयोग करने के 1 वर्ष पश्चात उनका विक्रय किया जाए तो वही मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखो दूसरा जो है अप्रचलन। ठीक है, अप्रचलन क्या होता है? नवीन आविष्कार अर्थात नई तकनीकी आ जाने से पुरानी संपत्ति से काम लेना बंद करना पड़ता है तथा उनके मूल्य प्रचलन से बाहर होने से कम हो जाता है। देखो एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे कि कृषि लगातार करते आ रहे हैं ना, तो कृषि करते आ रहे हैं तो पहले क्या होता था? पहले बेलन से करते थे, उससे पहले और कुछ और तरीके होंगे जो हमें पता नहीं है। उसके बाद बेलन आया है, बेलन के बाद और ट्रैक्टर से मिजाई करने, उसके बाद अब क्या आ गया है भाई? थ्रेसर आ गया है, थ्रेसर से धान कटाई होता है। तो यही है, जैसे जैसे समय बदलते जाता है वैसे वैसे पुराने तकनीक की जगह नए तकनीक आते रहता है। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है। इसी प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। समय व्यतीत होने के कारण कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती है जो समय विशेष के लिए उपलब्ध होती है, जैसे खदानें, पेटेंट पर संपत्ति आदि। इस प्रकार की संपत्ति का मूल्य जैसे जैसे समय अवधि व्यतीत होती है अनुपातिक रूप से कम होता जाता है। जैसे एक खदान पट्टे पर 10 वर्ष के लिए लिया गया तो 50 वर्ष 50 उसका मूल्य आधा रह जाएगा। इसे समय बीतने के कारण होने वाले ह्रास कहते हैं। इसके बाद देखो चौथा है मूल्य पदार्थों की समाप्ति। कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो निरंतर उपयोगी एवं उपभोग के कारण अपना मूल्य और स्वरूप खाने लगती है, जैसे तेल के कुएं, खदान, जंगल आदि इस प्रकार की संपत्ति हैं जिनके दोहन से मूल्य पदार्थ समाप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे पदार्थ का दोहन होता जाता है इनका कोष कम होता जाता है और संपत्ति के मूल्य में कमी आती जाती है। यह भी मूल्यह्रास का एक प्रकार है। फिर पांचवा है दुर्घटनाओं के कारण। संपत्तियों की दुर्घटना होने से भी उनके मूल्य में कमी आ जाती है। दुर्घटनाग्रस्त वस्तु को बेचने से कम मूल्य प्राप्त होता है। दुर्घटना आगे लगने, बिजली गिरने, बाढ़, भूकंप आदि के कारण से हो सकता है। फिर है बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट। विभिन्न कारणों से बाजार में संपत्ति के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। किसी विशिष्ट कारण से जब संपत्ति के मूल्य में स्थायी कमी आ जाती है तो संपत्ति के विक्रय से कम मूल्य मिलेगा और व्यापार की हानि होगी। फिर अगला है 7वां कानूनी अधिकारों की अवधि समाप्त होने से। कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनका जीवन काल निश्चित होता है, जैसे पट्टे पर ली गई संपत्ति। उदाहरण के लिए यदि कोई संपत्ति 2 लाख रुपये में 10 वर्ष के लिए पट्टे पर ली गई है तो प्रत्येक वर्ष इनके मूल्य का 1/10 अर्थात 20,000 रुपया कम होता है, मतलब होता जाएगा, है ना। और 20 वर्ष पश्चात समाप्त होने पर इसका मूल्य शून्य हो जाएगा, चाहे इसका प्रयोग किया जाए या ना किया जाए। जैसे कि आप कार खरीदते हो, है ना, इसके लिए कार अच्छा उदाहरण रहेगा। कार खरीदते हो तो कार जैसे जैसे समय बीतते जाता है ना तो कार की जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा। फिर 20 साल हो जाने के बाद वो कबाड़ी के भाव में बिक जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। इसके बाद है 10.4 ह्रास आयोजन की आवश्यकता या उद्देश्य। तो पहला है लाभ हानि का सही निर्धारण। स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में दर्शाई जाती है। इससे उस वर्ष का वास्तविक लाभ ज्ञात होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो मशीनों की घिसावट से उत्पन्न हानि की गणना नहीं हो पाएगी और शुद्ध लाभ सही नहीं होगा। चूँकि संपत्ति का प्रयोग व्यापारिक कार्यों में किया जाता है, अतः ह्रास को व्यापारिक व्यय मानकर लेखा करना आवश्यक है। दूसरा है सही आर्थिक स्थिति के लिए। व्यापारी की आर्थिक स्थिति का ज्ञान चिट्ठे में दर्शाए गए विवरण से होता है। यदि स्थायी संपत्ति जैसे मशीन का मूल्य चिट्ठे में बिना ह्रास घटाए दर्शाया जाएगा और इसका व्यवस्था लाभ हानि खाते में नहीं की जाएगी तो व्यापार का चिट्ठा सुदृढ़ आर्थिक स्थिति नहीं बतलाएगा, जबकि वास्तव में वह दिखावा होगा। मशीनें या संपत्तियां पुरानी
होने के बाद कम कीमत की हो जाती है, इसलिए इनके मूल्य की कमी की व्यवस्था ह्रास के रूप में जानी चाहिए। इसके बाद देखो उत्पादन व्ययों का सही लेखा। उत्पादन व्ययों का सही लेखा, तो यहाँ पे इसका है, सभी संपत्तियों के प्रयोग में आने के कारण घिसावट होती है और उनसे व्यापार को लाभ होता है, इसलिए उनकी घिसावट के मूल्य की व्यवस्था व्यापारिक व्ययों के रूप में अनिवार्यतः करनी चाहिए। यदि इसका लेखा नहीं किया गया तो उत्पादन व्ययों का लेखा अधूरा रह जाएगा और व्यापार में दर्शाया गया लाभ अनावश्यक रूप से अधिक दिखलाएगी। इसके बाद देखो संपत्ति की पुनरावस्था के लिए, तो व्यापार में जितनी भी कीमत की संपत्तियों का प्रयोग किया जाए वे कुछ समय के बाद कार्य करना बंद कर देती हैं या चलन से बाहर हो जाती है या दुर्घटना से पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। तब व्यापारी के सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाएं। यदि वह रकम व्यापार से निकाले तो व्यापार पर आर्थिक संकट आ सकता है, इसलिए संपत्ति के जीवन काल में ही लाभ में से थोड़ी थोड़ी रकम निकालकर बड़ी रकम व्यापारी इकट्ठी कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बिना किसी परेशानी के नए यंत्र या संपत्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है। फिर अगला है पूंजी की कमी के विरुद्ध सुरक्षा। तो देखो पूंजी की कमी के विरुद्ध सुरक्षा में क्या लिखना है आपको, संपत्ति के प्रयोग से उसके मूल्य में कमी हो जाती है, इस प्रकार विनियोग की गई पूंजी भी कम हो जाती है। अतः इस मूल्य की कमी की व्यवस्था करके संपत्तियों का पुस्त मूल्य उसके वास्तविक मूल्य के बराबर कर लिया जाता है। इसके बाद छठवां देखो, वास्तविक लागत निकालने के लिए संपत्तियों के प्रयोग से लाभ में वृद्धि होती है, इसलिए उनके मूल्य की कमी का लेखा उत्पादन की लागत निकालते समय किया जाना चाहिए, अन्यथा उत्पादित वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात नहीं हो पाएगी। सातवां, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यापारी के द्वारा ह्रास की व्यवस्था किए जाने पर उसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है, इसलिए व्यापारी को ह्रास की व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि विभाजन योग्य आय की गणना करने से पूर्व संपत्तियों पर ह्रास की समुचित व्यवस्था कर ली जानी चाहिए। फिर आठवां, व्यावसायिक सुदृढ़ता हेतु। व्यापार की आंतरिक स्थिति की सुदृढ़ता के लिए व्यापारी कई गुप्त कोषों का निर्माण करता है। इस प्रकार के कोष में वृद्धि के लिए व्यापारी एक ह्रास कोष भी बनाता है, ठीक है। और अंतिम जो है 9वां पॉइंट जो है, ये आधुनिक मशीनों के क्रय हेतु। अरे यार ये चलो इसको पढ़ के देखने की जरूरत नहीं है, इसको खरीदने से संबंधित है ना। तो क्रय हेतु कह रहा है, तो क्रय हेतु के लिए कुछ पैसा निकाल के, जैसे उसमें बताया वैसी है। तो आधुनिक जो अभी चल रहा है, वर्तमान में जो मशीन आ रहा है, नया नया जैसे बन के आ रहा है, पुराना नहीं नया, तो उनको खरीदने के लिए जो पैसे कुछ जुटा के रखे हैं वही क्या कहलाएगा, आधुनिक मशीनों के क्रय हेतु के लिए संबंध में आ जाएगा, ठीक है।